देखिए, भारत के अंदर भ्रष्टाचार अब कोई गुनाह नहीं रह गया है। बस आप ये देखिए, आप सही पार्टी में हैं कि नहीं है। सही पार्टी में अगर नहीं भी हैं तो वॉशिंग मशीन तो है ही आपके पास। हाँ, बंगाल में अब हिंदू मुस्लिम का मुद्दा पूरी तरह सॉर्ट आउट हो चुका है, बीजेपी की सरकार बन गई है। ओहो, ये क्या कह दिया आपने? ईमानदार आदमी भारत में राजनीति करेगा? शुभेंदु अधिकारी के पीए को तो कोई भी मरवा सकता है। दोस्तों, बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है और उधर तमिलनाडु के अंदर एक्टर विजय ने भी शपथ ले ली है। अब क्या इन आने वाले 5 सालों में होना जा रहा है और इन सब चीजों से जुड़े हुए जितने सवाल है सबके आंसर करने का ट्राई करेंगे। पूरी ईमानदारी से शुरू करते हैं। सर, आज के दिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि राजनीति में टिकट प्राप्त करना भ्रष्टाचार का सबसे अच्छा माध्यम है। लोगों का ये सवाल इसलिए है कि जिस भी नेता के घर पे ईडी सीबीआई के छापे पड़ते हैं वो ही कुछ समय बाद बहुत अच्छे पद का नेता बन जाता है। जी। जो बंगाल के सीएम बने हैं शुभेंदु अधिकारी, उनको 2016 के अंदर नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। जी। यहाँ तक कि बंगाल में प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री ने पानी पी पी कर कोसा था उनको। टीवी कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा, लाओ लाओ। और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। टीवी पे देखा कि नहीं देखा आपने? और चेहरा कितना भोला भाला था कि जो हमारी पार्टी है वो भ्रष्टाचार खत्म करेगी। जी। आज वो बीजेपी की तरफ से सबसे मुख्य चेहरा है बंगाल में और बीजेपी ने उनको सीएम बना दिया है। जी। केवल एक उदाहरण नहीं है, असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा है, महाराष्ट्र में अजीत पवार के ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप थे। जी। लेकिन सबने दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रगति करी। अगर आम आदमी 500 रुपए की चोरी कर ले तो उसको उठा करके लोग जेल में डाल देते हैं, तो फिर जनता क्यों नहीं पूछेगी इनसे? जी। और अब देखना, अंधभक्त आएंगे इस वीडियो के नीचे लिखने। सर, एक समय था जब राजनीति विचारधारा से चलती थी, लेकिन आज सिर्फ सत्ता के लिए लोग पार्टियां बदल रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। पहली बात तो अगर आप शुभेंदु अधिकारी का ही एग्जाम्पल ले लें तो पहले वो टीएमसी के अंदर थे, बाद में वो बीजेपी के अंदर आ गए। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जनता कौन सी विचारधारा को माने। क्या इतने ही दिन में जो कोई भी इंसान है, कोई भी नेता है, उसकी विचारधारा बदल जाती है? और देखिए, पार्टियां अभी भी विचारधारा पे काम कर रही हैं, लेकिन ये जो दल बदल की राजनीति करने वाले लोग हैं इनके ऊपर कोई विचारधारा लागू नहीं होती है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि राजनीति में माना जाता है कि सर्वाइवल सबसे ज्यादा जरूरी है। टीएमसी के अंदर अभिषेक बनर्जी का प्रभाव बढ़ रहा था तो शुभेंदु अधिकारी ने सोचा कि मेरे को तो साइड लाइन किया जा रहा है, तो उन्होंने पार्टी बदल ली, तो वहां कम से कम सर्वाइवल तो मिला। तो अब ये जनता को तय करना है कि एकदम से किसी की विचारधारा बदल जाती है या फिर आदमी नौटंकीबाज है। सर, बार बार आरोप लगते हैं कि ईडी और सीबीआई का उपयोग राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी रिसेंट में उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ वीडियोज सामने आए थे जहां पे लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, बुलडोजर चला था। तो उन लोगों ने बाहर निकल करके बाकायदा प्रशासन के सामने ये कहा, मैं बीजेपी को ही वोट देता हूँ, लेकिन अब बीजेपी हमें सोने का निवाला भी खिला देगी तो हमने वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया है तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी इस चीज ने घर कर लिया है कि अगर बीजेपी को वोट दोगे तो सेफ हो। तो जब भी आम आदमी देखता है कि किसी भी भ्रष्ट नेता के ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ते हैं, फिर वो पार्टी बदलता है और फिर कार्यवाही धीरे धीरे स्लो हो जाती है और फिर जितने भी आरोप लगाए होते हैं वो सब गायब हो जाते हैं। तो आम आदमी तक एक सिग्नल तो पहुंचता है यार कि कुछ तो बात है इस पार्टी में जो इसको औरों से अलग करती है। लेकिन ये चीजें किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनके अंदर जनता का भरोसा होना चाहिए, तभी जनता के मन में डर होगा, नहीं तो सब नॉर्मलाइज हो जाएगा फिर तो। सर, बंगाल का पूरा चुनाव हमने देखा, सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुस्लिम का था। क्या कारण रहा होगा इसके पीछे? देखिए, पहले बंगाल के अंदर जो राजनीति होती थी उसमें वामपंथ, किसान और जो मजदूरों के जो आंदोलन होते थे वो सारी चीजें सर्वोपरि थी। फिर जब से पूरी मजबूती से बीजेपी ने वहां चुनाव लड़ना शुरू किया तो चीजें शिफ्ट हुई। हिंदू खतरे में है, मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण हो रहा है, घुसपैठ, एनआरसी, जय श्री राम, दुर्गा विसर्जन, रामनवमी यात्रा, ये सब मुद्दे बड़े बने। टीएमसी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगे कि वो मुस्लिमों की राजनीति करती है। और ये सिर्फ भारत में नहीं होता। देखिए, जो पहचान है उसकी राजनीति अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हर जगह यूज होती है और राजनेताओं का काम है किसी भी तरह से राजनीति करना। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां हिंदू मुस्लिम एक साथ काम करते हैं, उनका वर्क प्लेस सेम है, लेकिन उनके अंदर आपस में सवाल खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे को वो कोसने लगते हैं और फिर यही वजह है कि धीरे धीरे समाज अंदर से टूटता है। सर, जब भी नेता चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीद करते हैं कि जनता पीछे की बातें भूल जाए। अब तो लोग भी ऐसा करने लगे हैं। जनता कई बार ये देखती है कि भाई जितने भी नेता हैं सबके सब भ्रष्ट हैं, तो कम से कम ये वाला आदमी हमारा काम तो करके देता है। और हो सकता है जनता के लिए कुछ और चीजें हैं जो महत्वपूर्ण हो, जाति, धर्म, मुफ्त की योजनाएं, नेता की छवि,
डर, भावनाएं या फिर विपक्ष से नफरत। कारण तो कुछ भी हो सकते हैं। कुछ पॉलिटिशियंस की इमेज कई बार इतनी पावरफुल होती है कि कोई भी उन पे कुछ भी आरोप लगा दे, जनता यही समझने लगती है कि भाई हाँ, सामने वाली जो पार्टी है उसको बदनाम करने का प्रयास कर रही है। तो सच्चाई यही है कि आप फैक्ट को लेकर के राजनीति नहीं कर सकते। राजनीति में इमोशंस ज्यादा चलते हैं। सर, आपने वीडियो में वॉशिंग मशीन का जिक्र किया है, क्या सच में बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है? देखिए, अगर शुभेंदु अधिकारी, अजीज पंवार, हिमंता विश्व शर्मा और मुकुल रॉय, इन सब की छवि साफ सुथरी हो सकती है तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन तो है। और अगर अब बीजेपी के जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी, ये लोग तो भ्रष्टाचारी कभी थे ही नहीं, तो फिर बीजेपी के सामने सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है कि उस समय क्यों इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही थी, क्यों ईडी और सीबीआई ने इनके ऊपर रेड मारी थी जी, और आपने क्यों अपने चुनावी कैंपेन्स के अंदर इनको इतनी बुरी तरह से कोसा था कि भाई ये वीडियो के अंदर रिश्वत लेते पकड़े गए। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ने 2 बिलियों की लड़ाई में बंदर का काम किया है। लड़ाई बीजेपी और टीएमसी की थी, वो फायदा उठा गए। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने जमीन से अपनी राजनीति को शुरू किया था। 2007 के अंदर जो नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था उसमें ये बहुत बड़ा फेस थे। वहां से जनता को पता चला कि एक एग्रेसिव लीडर है और ग्राउंड लेवल पे काम कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो पूर्वी मिदनापुर का क्षेत्र है वहां तो इनकी इतनी राजनीतिक पकड़ है कि अधिकारी फैमिली के बिना वहां आप चुनाव नहीं लड़ सकते थे, राजनीति नहीं कर सकते थे। फिर धीरे धीरे टीएमसी के अंदर संतुलन बिगड़ने लग गया। जो अभिषेक बनर्जी है उनकी इंपोर्टेंस ज्यादा हो गई, इन्फ्लुएंस बढ़ गया और ये साइडलाइन होते चले गए। बीजेपी तो पहले से ही तलाश कर रही थी एक ऐसा आदमी जो कि बंगाल के अंदर ग्राउंड पे अच्छी पकड़ रखता हो और टीएमसी के अंदर तक की जानकारी उसके पास हो, और फिर ये उसके अंदर फिट बैठते थे। और 2021 के अंदर इन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हरा दिया। तो फिर भाई बीजेपी के अंदर जो बंगाल में इनकी पोजीशन थी वो अपने आप ही बहुत बड़ी हो गई। जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, खुद जो पार्टी की जो सुप्रीमो है उन्हीं को इन्होंने हरा दिया जी। तो फिर इमेज तो बड़ी बननी थी। सर, क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु में राज्यपाल का पद राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, ये बात केवल तमिलनाडु के अंदर नहीं है, ये स्थिति कई सारे स्टेट्स के अंदर बनी हुई है। तमिलनाडु में बिल को रोका गया, पंजाब में विधानसभा स्तर पर सवाल खड़े हुए, बंगाल में लगातार टकराव है, दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई है, महाराष्ट्र में सरकार के गठन पर विवाद हुआ। तो फिर लोग ये पूछते हैं कि अगर सरकार जनता ने चुनी है तो राजभवन बार बार बीच में क्यों आ रहा है? संविधान कहता है कि संवैधानिक पद है तो निष्पक्ष होना चाहिए। खैर, अब तो वहां पे विजय सीएम पद की शपथ ले चुके हैं तो जो सवाल खड़े हो रहे थे वो एक बार के लिए तो थम गए। सर, क्या बंगाल में हिंदुत्व का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो गया है? देखिए, इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है। पहली बात तो वहाँ बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी अपने आप में हिंदुत्व का एक चेहरा मानी जाती है। एक समय था जब बंगाल में लगता था सीपीएम को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन टीएमसी आई और 34 साल की राजनीति खत्म हो गई। बीजेपी ने आकर के टीएमसी को खत्म कर दिया। आज बीजेपी वहाँ स्ट्रोंग है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वहाँ जो टीएमसी है दोबारा से मजबूत हो जाए। राजनीति इमोशंस पे टिकी होती है, पहले भी मैंने कहा, और बंगाल की जनता इमोशंस में बहुत मानती है। सर, राजनीति में इमेज जरूरी है या ईमानदारी? देखिए, दोनों में से अगर एक चुनना है तो इमेज। ईमानदारी के साथ क्या हो रहा है वो तो आपने देख ही लिया है। भ्रष्टाचारी भी बड़े नेता बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन आपकी इमेज स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव और एकदम नेशनलिस्ट होने चाहिए। आप हिंदू प्रोटेक्टर और गरीबों के मसीहा हो तो फिर कहना ही क्या है जी। और अगर उसमें भी आपके पास में एक ऑनलाइन बहुत बढ़िया सी आर्मी हो तो फिर आप कॉन्स्पिरेसी, प्रोपेगेंडा और फेक केसेस चला चला के बहुत बढ़िया से आप अपनी इमेज को मजबूत बना भी सकते हैं। उदाहरण के लिए ट्रंप की छवि को आप देख सकते हैं। तो सर, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि ईमानदार आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता? नहीं, ईमानदार आदमी चुनाव लड़ सकता है, राजनीति में आ सकता है, लेकिन तब आए जब उसके पास बैकअप में खूब सारा तो पैसा पड़ा हो और दूसरा अपनी ईमानदारी को ताक पर रखने की ताकत हो। क्योंकि राजनीति ईमानदार लोगों का खेल नहीं है। आप किसी गांव के अंदर चले जाइए, पूछिए कि क्या सरपंच पद के लिए कोई ईमानदार आदमी जीतता है क्या? आपको गांव के लोग इस बात का आंसर कर देंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, आप लोग इस बात का जवाब बखूबी दीजिएगा कि क्या ईमानदार आदमी राजनीति कर सकता है भारत के अंदर? सर, ये बताइए, बंगाल का भविष्य क्या होगा? राजनीतिक युद्ध होंगे या फिर विकास होगा? एक समय होता था जब कोलकाता को उद्योग की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था जी। लेकिन आज स्थितियां ऐसी हैं कि युवा नौकरी करने के लिए बाहर जा रहा है। बंगाल अब 2 रास्तों के ऊपर खड़ा नजर आ रहा है। बंगाल के लोगों के पास पहला रास्ता है हिंदू मुस्लिम की राजनीति, सड़कों के ऊपर टकराव, पथराव, राजभवन बनाम राज्य सरकार और हर चुनाव को अस्तित्व की लड़ाई बना देना। अगर ये चलता रहेगा तो जो लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं वो डरेंगे और नहीं आएंगे बंगाल में जी। उद्योग धंधे डेवलप नहीं होंगे और लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। दूसरा रास्ता बंगाल के लोगों के सामने ये है कि राजनीतिक लड़ाई को कम किया जाए, उद्योग, सड़कें, अस्पताल, शिक्षा, पोर्ट्स, टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीजों के बारे में सोचा जाए जी। और बंगाल के पास किसी भी तरह से पोटेंशियल की कमी नहीं है। एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है, बड़ा कोस्ट लाइन है, पोर्ट्स है और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी है।
और कुछ हद तक एजुकेटेड यूथ भी है। तो अगर बंगाल की मौजूदा सरकार और बंगाल के लोग अब ये जो दूसरे वाला रास्ता है इसके ऊपर चलेंगे तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट होगा। जी। और 5 साल बाद वहां बीजेपी से भी सवाल पूछे जाएंगे और उम्मीद है कि उस समय बीजेपी ये नहीं कहेगी कि भाई ममता बनर्जी पहले से सारा खेल खराब करके गई थी तो हम 5 साल में क्या ही कर सकते थे। जी। तो उम्मीद है कि बंगाल के हालात बदले। जी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों के विचार हमसे अलग भी हो सकते हैं, अगर अलग हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। और क्या लगता है आपको कि बंगाल का भविष्य बदलेगा या नहीं बदलेगा, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे किसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।